जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र का सामान्य अध्ययन के अंदर पूर्वालोकन में भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन मतलब इंडियन पॉलिटी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास है ना, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी दो पार्ट में बट गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो 1773 से 1853, ठीक है, और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। ठीक है, क्लियर है। अब जो चैप्टर स्टार्ट होता है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ठीक है, इसका नोट्स शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया।
सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन होती खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी रहेगा पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी रहेगा चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी रहेगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, देखिए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में मतलब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, और दूसरा कथन है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है कि केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए रहेगा, और ऑप्शन बी रहेगा केवल दो, ऑप्शन सी रहेगा दोनों एक और दो, और ऑप्शन डी रहेगा न तो एक और न ही दो। तो इस दोनों कथन में से जो सही है वो आपको बताना है। तो दोनों कथनों में से जो सही है वो सही है ऑप्शन ए, मतलब केवल एक। जो पहला जो आपका कथन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, दो सूचियां दी गई, उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप अगर सुमेलित करेंगे तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। ठीक है, ये सुमेलित हो गया, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी वो क्या हो जाएगा, तो चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो कूट जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नियामक अधिनियम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ऑप्शन ए रहेगा, मतलब इसका जो कथन है उसके कथन पर अब आपको उसको कूट के आंसर आपको सही आंसर देना है। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 और तीसरा है
प्राच्यवेद एवं आंग्लवेद विवाद, है ना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है आपको। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, और बी ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। मतलब कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी किसके तहत, किससे, तो 1813 का चार्टर एक्ट से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 से, प्राच्यवेद एवं आंग्लवेद विवाद से। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अनुदान ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए रहेगा 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी रहेगा 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी रहेगा 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी रहेगा 1873 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा ए 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। ऑप्शन ए रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी रहेगा 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसमें से अब आपको आंसर बताना है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तो 1813 का चार्टर एक्ट अभी बताया था ना जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन देखते हैं। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और दूसरा कथन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा कथन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, तो अब इसमें से जो कथन सही है अब आपको उसका आंसर देना है।
ऑप्शन ए रहेगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी रहेगा केवल 2 और 3, ऑप्शन सी रहेगा केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी रहेगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा उसको आपको बताना है। तो इसमें से जो कथन है वो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, सही कथन यही है। इसी पे विचार करना है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता का सुदृढ़ कर दिया। मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि इस ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन ए रहेगा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी रहेगा चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो वो था ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, मतलब 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण मतलब कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बने। ठीक है, चलो फिर इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के ऊपर बताया जाएगा, आपको नोट्स और उसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करना है, रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते करते ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।